Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे। अब ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, इसको आप वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन कहेंगे और इसमें से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं और एमसीक्यूज़ के बनने के भी चांसेस हैं। तो इस वजह से इसको अपने ध्यान के साथ, और थोड़ा ये कंसेप्चुअल भी है, यानी जैसे चैप्टर नंबर हमने 1 डिस्कस किया था तो उसमें ज़्यादातर थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट बहुत कम थे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर ख़ासतौर पे जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से आपने इसको साथ साथ तैयार करना है। अगर आप लोग इसको साथ साथ तैयार कर लेंगे तो ये बड़ा आसानी से तैयार भी हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते चले जाएंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन। तो जब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठा पाया जाए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इस वजह से यानी आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के बगैर नहीं बन सकते। तो हमारी जो बुक है उसने यहीं से बात स्टार्ट की है, द कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फिर चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या आप कह सकते हैं कार्बन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी दूसरे एलिमेंट के पास नहीं है, और उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है उन कंपाउंड को बनाने के लिए जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बनते हैं, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो इस वजह से हम डिस्कस करते हैं ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़, यानी इसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूनिक हैं, जो सिर्फ कार्बन के अंदर पाई जाती हैं और किसी के अंदर नहीं पाई जाती। जब हम सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन, इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ को चलाने के अंदर। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है? पहले हम कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। जब भी कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से ही दूसरे एलिमेंट के साथ वो कंबाइन होता है या दूसरे एटम के साथ वो जुड़ता है। तो कार्बन कंबाइंस विद अदर एटम बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोई भी ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से हो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास दो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनकी दो बड़ी टाइप्स हैं, एक आयनिक बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो दोनों मेंबर हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो किस केस में ट्रांसफ़र होता है और किस केस में शेयरिंग होती है? जैसे ये दो एलिमेंट है, अगर ए के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो और बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब एक्स्ट्रा और कमी से क्या मुराद है? क्योंकि ये हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। हर एलिमेंट, सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा हर एलिमेंट अपने आखिरी शेल में ये चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस वजह से कुछ एटम ऐसे हैं जिनके पास आखिरी शेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो जो एलिमेंट है या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लें या 7 इलेक्ट्रॉन लें, लेकिन 6 और 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला उनको कोई नहीं मिलता। तो वो क्या करते हैं, जो उनका आखिरी शेल होता है उसके अंदर जो 1-2 इलेक्ट्रॉन फिर रहे होते हैं वो किसी को दे देते हैं, और जो सेकंड लास्ट शेल है उसको वो आखिरी शेल बना लेते हैं। तो यानी वो एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अच्छा, दूसरी केस के अंदर जो दूसरा एलिमेंट होता है, दूसरा एटम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन अगर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और मेरे पास पैसों की कमी है, मेरा दोस्त बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास भी पैसे की कमी है, तो मैं उसको उधार नहीं दे सकता, वो मुझे उधार नहीं दे सकता। तो अगर हम ये करें कि दोनों पैसों को शेयर कर लें तो बिज़नेस अच्छी तरह स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह कुछ हमारे पास एलिमेंट ऐसे हैं कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो शेयरिंग कर लेते हैं और उस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन कैसे करेंगे? बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ दो किस्म के बॉन्ड अपने जहन में रखने हैं, एक ट्रांसफ़र की वजह से बनता है जो आयनिक कहलाता है, एक शेयरिंग की वजह से बनता है जो कोवलेंट बॉन्ड। आगे कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप हैं, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। अगर हमारे पास जब 2 एटम इकट्ठे हों और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर हमारे पास कोई 2 एलिमेंट इकट्ठे हों और वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें वो डबल बनेगा। अगर कोई 2 एलिमेंट इकट्ठे हों या एटम इकट्ठे हों और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कौन सा 1 करेगा, कौन सा 2 करेगा, कौन सा 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? बेसिकली हमारे पास ये डिसाइड करता है एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने हाइड्रोजन ड्रा किया है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो लेकिन इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ जिसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कभी इसके पास जाएगा, कभी इसके पास, जब इसके पास जाएगा इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जब इसके पास जाएगा इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने। इसी तरह जब हम बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की, जैसे ऑक्सीजन को आखिरी शेल पूरा करने के लिए, क्योंकि उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी। तो ये अपने आखिरी शेल को पूरा करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ जिसको भी शेयरिंग चाहिए होती तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से है, तो दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाए। अब इसके पास 4 पहले हैं, 4 दरमियान में आ गए, तो जब इसके पास जाएंगे 4 और 4 8 हो जाएंगे, जब इसके पास जाएंगे 4 और 4 इसमें भी 8 हो जाएंगे, तो इसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इसकी भी ख्वाहिश पूरी हो। इसी तरह नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो दूसरा जो नाइट्रोजन है इसके पास भी आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 3 चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेंगे। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे इनकी तादाद 6 हो गई, तो 2 ये हैं, तो जब इसके पास जाएंगे 2 और 6 8 हो जाएंगे, जब ये इसके पास जाएंगे 2 और 6 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हमारे पास अब कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो मैक्सिमम 2 एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं वो 3 बन सकते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ये मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड है जो बिटवीन 2 एटम्स बन सकते हैं, बिटवीन 2 एटम्स बन सकते हैं। दूसरी जो कार्बन की प्रॉपर्टी है, कार्बन टेट्रावेलेंट है। अब टेट्रावेलेंट का मतलब क्या, नाम से जाहिर है कि जिसके वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो टेट्रावेलेंट कहलाता है। बेसिकली कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट। जो भी टेट्रावेलेंट होता है उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ मिल सकता है या 4 डिफरेंट रेडिकल्स के साथ मिल सकते हैं। अब रेडिकल क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी ऐसा एटम जिसके आखिरी शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे क्लोरीन है, इसमें 3 पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 अनपेयर्ड है, तो ये एक रेडिकल बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन, इसके आखिरी शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो ये रेडिकल कहलाता है। कोई भी ऐसा हमारे पास एटम जिसके आखिरी शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वो रेडिकल कहलाता है। तो चूंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है, तो टेट्रावैलेंट होने की वजह से ये 4 दूसरे एटम या रेडिकल के साथ कंबाइन कर सकता है। यानी आप कह सकते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन है, अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ूं तो 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो जिस वक्त 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, अब ये जो स्ट्रक्चर है अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर बन गया है, 4 कॉर्नर स्ट्रक्चर बन गया है। तो जो 4 कॉर्नर स्ट्रक्चर होता है उसको टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर कहा जाता है। टेट्रा 4 हेड्रॉन कॉर्नर को कहा जाता है। तो जब भी 4 बॉन्ड अरेंज होंगे तो 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यानी सिमेट्री स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर बना है, यानी आप कह सकते हैं जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड जब बनाता है, चारों बॉन्ड जब अरेंज होते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसके कितने कॉर्नर होंगे? टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री। वो यूजुअली टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री रखते होंगे। जैसे इसकी सिंपल सी एग्जांपल आगे जो पॉइंट मैं समझाने लगा उसकी, जैसे हमारी चेयर है तो आपको पता है उस चेयर की 4 लेग्स होती हैं। अगर हम उसकी 3 लेग्स कर दें तो वो थोड़ी अनस्टेबल हो जाएगी, यानी 4 से कम अनस्टेबल, ज़्यादा अनस्टेबल हो। अगर 2 कर दें अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर 1 कर दें उससे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 कर दें तो 4 से ज़्यादा स्टेबल। तो जितनी ज़्यादा उसकी लेग्स बढ़ाते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चलेगी। इसी तरह बॉन्डिंग के अंदर भी है, कोई कंपाउंड जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा वो उतना ही स्टेबल एलिमेंट कहलाएगा। तो चूंकि कोई भी कंपाउंड 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन का जो ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है और उनकी तादाद है 4। तो इस वजह से कार्बन का जितना भी ग्रुप है तो उसमें ख़ास तौर पे जो कार्बन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनता है तो इससे बनने वाला जो शेप है, कन्फिगरेशन शेप को कहा जाता है, या आप यहाँ स्ट्रक्चर भी मतलब ले सकते हैं, तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस स्टेबिलिटी का फ़ायदा क्या है? जैसे हमारे अभी मैंने चेयर की एग्जांपल दी, तो चेयर यूजुअली ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो वज़न को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी है तो ये वज़न को बर्दाश्त कर सकती है। अगर ये नाजुक से मटेरियल की बनी हो तो हम उस पर बैठेंगे, चेयर टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये है जब भी कोई चीज़ बनानी हो हमेशा उस चीज़ से बनाई जाती है जिसके अंदर वज़न को बर्दाश्त करने की सलाहियत हो। और अगर वो वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकता है तो उससे हम चीज़ें नहीं बना सकते, उससे बेड नहीं बना सकते, उससे चेयर नहीं बना सकते, उससे टेबल नहीं बना सकते। तो इसी वजह से चूँकि कार्बन के कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होते हैं, इस स्टेबल होने की वजह से सेल के जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड से बनते हैं, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड क्या है? स्टेबल हैं। और स्टेबल क्यों हुए? क्योंकि वो टेट्रावेलेंट है कार्बन। तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 एटम्स के साथ मिलता है, चारों बॉन्ड बनते हैं, टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री शो होती है। टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री की वजह से जो कंपाउंड बनेंगे वो स्टेबल होते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है टेट्रावेलेंसी की? कि स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद टेट्रावेलेंसी। जब कार्बन के पास चूंकि टेट्रावेलेंसी है, इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आती है ये कार्बन को इस काबिल बनाती है कि वो सेल के स्ट्रक्चर बना सके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक जैसे एलिमेंट आपस में मिलके लंबी चेन बनाते। कैटिनेशन का लफ्जी मतलब है चेन, कैटिनेशन चेन को कहा जाता है। तो लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। और ये कार्बन की सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है, जो कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी वो कार्बन शो करता है। बाकी कार्बन के ग्रुप के कुछ एलिमेंट भी करते हैं लेकिन वो वीक चेन्स बनाते हैं, उनकी चेंज इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। कार्बन एटम्स कंबाइन म्यूचुअली टू फॉर्म स्टेबल। तो जिस वक्त कार्बन एटम इकट्ठे होंगे तो एक तो बात हमने डिस्कस की, उससे स्टेबल स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये स्टेबल जो चेन्स बनती हैं ये 3 तरह की होती है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन। स्ट्रेट चेन वो होती है जिसमें कार्बन सारे एक ही लाइन में लगे हों, और ब्रांच चेन वो होती है जिसमें एक लाइन के साथ साइडों पे भी कार्बन लगे हों,
और रिंग स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें एक रिंग की शेप के अंदर कार्बन लगे हों। अच्छा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो इस चैप्टर को थोड़ा सा समझना आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक कार्बन का 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाया, अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन लगाना चाहता हूं तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो पहले के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? चूंकि इसने 1 बॉन्ड बनाया हो इस वजह से 3 हाइड्रोजन लगे। दूसरे के साथ चूंकि 2 बॉन्ड बनाए उसकी वजह से 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। हमने 4 जो बॉन्ड है वो पूरे करने हैं और यूजली हम हाइड्रोजन के साथ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन कार्बन बन गया। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो पहले के साथ 1 बॉन्ड बना हो तो इस वजह से हम 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इसके साथ 3 बॉन्ड बने हुए 1 हाइड्रोजन लग सकता है। इसके साथ 1 बना हुआ है, इसके वजह से 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं। इसके साथ 3 बने हुए तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसके साथ 1 बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इसके साथ 1 बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन लगे। तो ये स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बन सकते हैं अगर आप कार्बन के 4 बॉन्ड को पूरा करें। अच्छा, उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर देखें तो रिंग स्ट्रक्चर में आप देखें तो हर कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बनाए हुए, तो इसका मतलब है 2-2 हाइड्रोजन की गुंजाइश है सबके पास। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड भी बना सकता है, तो आप देखें यहाँ भी 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ये रिंग स्ट्रक्चर। हालांकि तीनों हैं 6 कार्बन वाले कंपाउंड, लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट के फ़र्क होने की वजह से कंपाउंड डिफरेंट बने। तो इस वजह से कार्बन में जब कार्बन के कंपाउंड में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनती है। और वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का क्या फ़ायदा है? जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड की जब वैरायटी बढ़ती है तो कॉम्प्लेक्सिटी आती है। और ये बात हम चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो फंक्शन को परफॉर्म करने की एबिलिटी बढ़ती है, और जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में फंक्शन को परफॉर्म करने की सलाहियत होगी वो उतने ही ज़्यादा लाइफ को आसानी से मेंटेन रख सकता है। इस वजह से हम कह सकते हैं जो कार्बन है, जो बात हमने सबसे पहले की थी, यानी यहाँ हमने डिस्कस किया था, जो कार्बन है वो इट ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। तो कैटिनेशन बेसिकली कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ना है, लेकिन कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकता है, सल्फर के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, फॉस्फेट के साथ भी, हाइड्रोजन के। 3 एग्जांपल आपके बुक में मेंशन की गई, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इंपॉर्टेंस क्या, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ CH बॉन्ड। तो बेसिकली जब ये बॉन्ड बनता है, जब ये बॉन्ड बनता है तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है। जब ये बॉन्ड टूटता है इससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी फिर इस्तेमाल कहाँ होगी? सेल अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। इस वजह से हम कहते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जिसमें सलाहियत हो कि वो एनर्जी को प्रोवाइड किसके लिए? फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज़। इस वजह से हम कह सकते हैं हम के जो H2O वाटर है उसमें कोई एनर्जी नहीं है। उसकी वजह यह है उसमें CH बॉन्ड, हर वो कंपाउंड जिसमें CH बॉन्ड हो तो वो एनर्जी को प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखता है। उसको फूड के ज़ुमरे में लेके आते हैं। यानी जब हम फूड को डिफाइन करेंगे तो फूड हमेशा ऑर्गेनिक होगी, ये कभी भी इनऑर्गेनिक नहीं हो सकती, क्योंकि फूड वो केमिकल है जो हमारी बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी सप्लाई करते हैं। उसके बाद CO बॉन्ड। अच्छा, CO बॉन्ड जब बनता है तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। CO बॉन्ड जब भी बनेगा ये अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? बेसिकली आपने चैप्टर 9-10 में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट की 3 बड़ी टाइप्स हैं। मोनोसेक्राइड सबसे छोटे हैं, ओलिगोसेक्राइड उससे बड़े हैं, पॉलीसेक्राइड सबसे बड़े हैं। तो पॉलीसेक्राइड बनते कैसे हैं? जब मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। मोनोसेक्राइड जिस बॉन्ड के जरिए से आपस में जुड़ते हैं उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहां आप देखें अगर ये बॉन्ड ना हो तो मोनोपोल, बड़ा जो कार्बोहाइड्रेट है ये कभी स्टेबल नहीं रह सकता।
दो चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं, अगर उनके दरमियान में कोई एल्फी वगैरह लगा दी जाए या कोई ऐसा बॉन्डिंग मटेरियल लगा दिया जाए जो उनको दो जोड़ के रखे तो आसानी से वो स्टेबल रहती है। अगर वो ना हो तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो इस वजह से जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट जो काफ़ी सारे मोनोसैकेराइड के मिलने से बने हैं, तो वो स्टेबल रहेंगे क्योंकि सारे जो मोनोसैकेराइड है वो आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए होते हैं। जो CN बॉन्ड है, CN बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है और पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं और अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो प्रोटीन्स बनती है और प्रोटीन हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं और सबसे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आप ये समझ लें कि जो CN बॉन्ड, इसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड को जोड़ता है, अमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन्स बनती है और प्रोटीन सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर और फंक्शन को परफॉर्म करने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये कार्बन मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ मिल सकते। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हैं, एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, एक माइक्रोमॉलिक्यूल है। जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, आपने एक बात याद रखनी है, हमेशा पानी में वो चीज़ सॉल्युबल होगी जिसको पानी का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है और जितनी ज़्यादा, चूँकि पानी का मॉलिक्यूल छोटा सा है, जितना ज़्यादा अपोजिट चीज़ का साइज़ बढ़ता चला जाएगा तो पानी के पास जो अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम होती जाएगी और वो चीज़ इनसॉल्युबल होती जाएगी। तो जो मैक्रोमॉलिक्यूल है वो पानी में इनसॉल्युबल नहीं है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस ऐसी स्ट्रक्चर से, और आपको पता है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें ऑलमोस्ट 70% वाटर होता है। अगर न्यूक्लियस ऐसे स्ट्रक्चर से बना होता जो पानी में हल हो जाता तो न्यूक्लियस कभी भी अपने आप को स्टेबल ना रख सकता, बल्कि एक सोल्यूशन बन जाता है। इस वजह से सेल के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो उन कंपाउंड के साथ की वजह से बने होंगे जो पानी में इनसॉल्युबल हैं। तो इनसॉल्युबल मैक्रोमॉलिक्यूल चूँकि साइज में बड़ा है वो पानी में हल नहीं होते, इस वजह से इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं सेल के जितने भी स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद मैक्रोमॉलिक्यूल, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जब मैक्रोमॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है तो वो माइक्रोमॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल। अच्छा, उसके बाद माइक्रोमॉलिक्यूल हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल बेसिकली जब मिलते हैं तो मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। और ज़्यादातर जो छोटे मॉलिक्यूल हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे ATP इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ATP एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। जब भी सेल को ज़रूरत पेश आती है वो ATP को तोड़ता है और उससे एनर्जी निकाले। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सेल के अंदर जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो फ़ौरन ही सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस कंपाउंड का नाम क्या, वो है ATP। तो जो कार्बन है वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और एनर्जी का सोर्स भी प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर। तो ये हमारे पास 4-5 बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के अंदर आपने डिस्कस करनी है। पहली प्रॉपर्टी की कार्बन फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, दूसरी कार्बन टेट्रावेलेंट है। आगे ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफाइन टेट्रावेलेंसी, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। उसके बाद ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कार्बन के अंदर है, कैटिनेशंस, कुछ और में भी है लेकिन वो कमज़ोर है। उसके बाद कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ भी मिल सकते हैं और हर बॉन्ड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.